फ्रेंड्स, एज यू नो कि हम हमारा टॉपिक जो सेशन ट्रायल था वो हम उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना चुके हैं। अब हम इस वीडियो के जरिए उसका थर्ड पार्ट भी बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करें थर्ड पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ सिंप्लीफाइड विद शशि शेखावत एडवोकेट। डियर फ्रेंड्स, एज यू आर अवेयर कि मेरा जो टॉपिक था सेशन ट्रायल का, उसके दो पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये तीसरा पार्ट अपन बनाने जा रहे हैं। ये तीसरा और अंतिम वीडियो है इस टॉपिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही किसी मैटर्स के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज करने के बाद में आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अनुसंधान अधिकारी उसमें अनुसंधान करता है। अनुसंधान करने के बाद में कि उसको पकड़ना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, कोई जो वेपन्स वगैरह हैं वो सब कोई कलेक्ट करता है, अपनी रिपोर्ट बनाता है जिसको हम चार्जशीट कहते हैं, चालान कहते हैं या पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। वो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करता है 173 कहते हैं। एफआईआर दर्ज होती है 154 में। पॉजिटिव चालान शीट जो है वो पेश होती है वो 173 उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल होती है जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट का उस थाने के ऊपर जो है वो जुरिस्डिक्शन है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने के बाद में अगर मजिस्ट्रेट को उस चार्जशीट को एवेल्यूएट करने के बाद अगर ये पता है कि ये जो है वो ऑफेंसेस जो है ट्राइबल बाय सेशन जज के ऑफेंसेस हैं, तो उस केस में कोर्ट जो है अक्यूज को 208 के तहत यानी उस पूरी चार्जशीट की कॉपी दिलाता है जिसके अंदर जो भी 161 के बयान है, 164 के कोई कन्फेशन है, कोई स्टेटमेंट है वो है, या और जितने भी विटनेसेस की लिस्ट वगैरह है वो सारी वो उसके अंदर उसको प्रोवाइड करता है। और उसको प्रोवाइड करने के बाद में उस मैटर को, उस केस को जो सेशन कोर्ट को भिजवा देता है। इस भिजवाने के प्रोसेस को, देने के प्रोसेस को कमिटल बोलते हैं। तो सेशन कोर्ट को मजिस्ट्रेट जो है वो मामला कमिट करता है और पीपी को नोटिफाई कर देता है कि इस तरह का ये मैटर आया है जो हमने सेशन कोर्ट में भिजवा दिया है, यू प्लीज बी इन्फॉर्म्ड। उसके बाद में पीपी का क्या रोल होता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया है। फिर पीपी उस मैटर्स को लेके वहाँ पे कोर्ट के अंदर जो है वो 225 में वो बताता है कि पीपी उस ट्रायल को कंडक्ट करे, प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करेगा। तो कंडक्ट करने का सबसे जो तरीका होता है 226 के अंदर जो है पीपी अपने केस को ओपन करता है। ओपन करने का मतलब ये है कि कोर्ट के समक्ष पीपी उपस्थित होकर फाइल और सारे मटेरियल वगैरह लेके उसमें बताते हैं कि ये जो व्यक्ति खड़ा है अक्यूज, उसके खिलाफ ये ऑफेंस का चार्ज है, कोई मर्डर, डेकोइटी वगैरह कुछ कोई भी वो ऑफेंस हो सकता है। और वो ये है कि ग्रेव नेचर का होता है क्योंकि सेशन ट्रायल के अंदर इसके अंदर। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि उसके लिए सेशन ट्रायल के लिए एक मामला सेशन ट्रायल का होना आवश्यक है, बाकी चाहे आपने दूसरे भी हो तो भी हो जाए। तो पीपी उसमें बताता है कि इसके अगेंस्ट में ये चार्ज है। वर्बली यहाँ अभी फॉर्मली चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता, वर्बली बताता है कि ये इसने अपराध किया, ये हमारे पास एविडेंस है, ये मटेरियल है, ये कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है तो इसका ये मोटिव था, मोटिव स्ट्रॉन्ग है जिससे कनेक्ट कर रहा है और ये इस तरह से हम इसको बियॉन्ड डाउट प्रूव करेंगे और इसको तो हम इसमें ट्रायल चलाने की परमिशन चाहिए, एक तरह से परमिशन मांगता है। तो कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद में, अक्यूज को भी सुनने के बाद में 313 में अक्यूज किसी भी स्टेज पे अक्यूज को सुन सकता है और बिना वार्निंग दिए उससे सवाल जवाब कर सकता है। और अक्यूज जो है वो बिना ओथ लिए, शपथ लिए उन सवालों के जवाब देता है। वो सवाल के जवाब अगर वो मना भी कर देता है, नहीं भी देता है, गलत भी देता है तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन उसके जो जवाब उसने दे दिए उनको कंसिडर जरूर किया जा सकता है उसके, लेकिन झूठ बोलने या नहीं बोलने के लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती वहाँ पे, ये उसको प्रोटेक्शन दिया गया। तो उसमें जब कोर्ट प्रोसिक्यूशन के सुनने के बाद में उसको सुनने के बाद में जो एविडेंसेस और मटेरियल उसके सामने उनको देखने के बाद में डिटेल में इवेलुएट नहीं करता है, प्राइमा फेसाई देखता है कि अगर प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगता है कि हाँ कि इसके खिलाफ कोई ग्रेव सस्पिशन है, कोई गहरा संदेह है कि इसने अपराध किया है, इसके खिलाफ ट्रायल की जानी चाहिए। कोर्ट को यहाँ ये देखने की आवश्यकता नहीं कि ट्रायल कन्विक्शन में जो है वो रिजल्ट करेगी या एक्विटल में, उससे कोर्ट को कोई लेना नहीं। कोर्ट को जब ये देखते हैं कि प्राइमा फेसाई इस पर ग्रेव सस्पिशन है और उसके लिए उसको ट्रायल किया जाना चाहिए। अगर कोर्ट को ये लगता है तो ट्रायल के लिए आदेश कर देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये मामला संदेह तो है लेकिन इतना गहरा संदेह नहीं है कि इसके खिलाफ ट्रायल चलाई जाए, ये हो तो कोर्ट यहाँ पे उसको डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज किए जाने के आदेश अपने आप में बहुत बड़े आदेश होते हैं और इसके अंदर काफ़ी जो है वो लगती है, एफिशिएंसी लगती है इसके अंदर, कोर्ट काफ़ी उसको इवेलुएट करता है प्राइमा फेसाई स्टेज के ऊपर। तो जब कोर्ट को लगता है कि हाँ ये है तो उसको डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करने का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास अक्यूज को
कन्विक्ट कराने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन के पास डिस्चार्ज के केस में ये होता है कि बाद में अगर कोई और एविडेंस उसके खिलाफ मिलते हैं तो वो दोबारा उसी कोर्ट में उसके खिलाफ उस मामले को दोबारा शुरू कर सकता है। अगर अक्विटल हो जाता है तो वो मामला एक बार खत्म, अक्विटल हो या कन्विक्शन हो, एक बार मामला जैसे भी डिसाइड हो गया उसके बाद उसको रिस्टार्ट नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट टू 300 CRPC। लेकिन इसके अंदर चूंकि डिस्चार्ज किया गया तो उसमें मामले में दोबारा उसको रिस्टार्ट किया जा सकता है। अब जब कोर्ट को लगता है कि इसकी ट्रायल की जानी चाहिए तो वो ट्रायल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो 228 में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। चार्ज यहाँ क्योंकि मजिस्ट्रेट ये वारंट राइज होते हैं उनके अंदर चार्ज जो है वो फॉर्मल चार्जेस जो है फ्रेम किए जाते हैं। चार्ज फ्रेम करने का मतलब होता है 211 में हमारे बताता है कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति के खिलाफ का किस तरह से क्या उसका मैनर रहा है, वो सारा उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया आपने किसी व्यक्ति को एक्स नाम के व्यक्ति को चाकू से या बंदूक से मारा, डे भी बताया जाता है इस दिन इस समय, दिन या रात का जो समय है ये मारा, और ये अपराध जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसका मैं कॉग्निजेंस लेता हूँ और आपके खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुशंसा करता हूँ। कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है कि कोर्ट अपना माइंड मेकअप करता है कि इसने व्यक्ति ने ये प्राइमा फेसाई लगता है ये अपराध किया है जिसके लिए ट्रायल किया जाए, तो माइंड मेकअप करने का मतलब है कॉग्निजेंस लेना। अब कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट और उसके खिलाफ फॉर्मल चार्ज बनाता है, तो उसके अंदर अगर वो व्यक्ति फर्स्ट ऑफेंडर है तो फर्स्ट चार्जेस, और इससे एक से ज़्यादा चार्जेस भी हो सकता है। उसने एक ही ट्रांजेक्शन में जैसे 4, 5, 6 अपराध किए तो उनके सबका अलग अलग चार्ज बनेगा। एक से अधिक व्यक्ति तो सबके लिए अलग अलग चार्ज बनाया जाएगा और सबको उस चार्जों के लिए ट्रायल किया जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई रिपीट ऑफेंडर है और कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो वो चार्ज भी 211(7) के तहत वो लगाया जाएगा उसमें, लेकिन वो चार्ज पढ़ के नहीं सुनाया जाएगा। बाकी जो ये नए चार्ज है वो सारे पढ़ के सुनाए जाएंगे, अक्यूज को उससे पूछा जाएगा कि क्या आपको अपने जुर्म स्वीकार है या आप ट्रायल चाहते हो। लेकिन जो प्रीवियस कन्विक्शन का अगर कोई चार्ज है तो उसको यहाँ नहीं पढ़ के सुनाया जाता, ये लगा तो यही इसी स्टेज पे जाता है लेकिन उसको पढ़ के अभी नहीं सुनाया जाता, इसका काम बाद में आता है, वो जब आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर उससे जब चार्ज लगा देते फिर उससे पूछते हैं कि आप उसको गिल्टी प्लीड करते हो। गिल्टी प्लीड करने का मतलब आप अपना जुर्म स्वीकार करते हो, कन्फेस करते हो। अगर वो कन्फेस करता है तो उसके कन्फेशन के बेसिस उसका कन्फेशन वो सेक्शन 281 CRPC के तहत वो रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, उसको मैं उसको वार्निंग वगैरह भी दी जाए। 164 के बयान होते हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे होते हैं। अगर ट्रायल स्टेज पे अगर वो करता है तो डायरेक्ट 281 CRPC के तहत उसका वो रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें उसको बताया जरूर जाता है कि भाई आप ये करोगे आपके अगेंस्ट में ये इसको यूज किया जा सकता है, आपको सजा दे हो सकती है। ये जो समझने के बाद में भी अगर वो करता है तो ही उसका वो कन्फेशन रिकॉर्ड किया है। कहने का मतलब कन्फेशन जो है टोटली वॉलंटरीली दिया जाना चाहिए, बिना किसी दबाव के, कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोई लालच वगैरह इस तरह का कुछ नहीं दिया सकता। जैसे हमारे एविडेंस एक्ट में बताया कि 24 जब पुलिस को दिया गया कोई कन्फेशन है या पुलिस कस्टडी में दिया गया मजिस्ट्रेट के अलावा वो समय कोई इंड्यूसमेंट दिया गया हुआ है तो वो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट है लेकिन अगर कोई सीक्रेसी पे, कॉन्फिडेंस पे या कोई अनजाने में कहीं ऐसे दिया गया है तो वो कंसिडर किया जा सकता है। और कन्फेशन के बेसिस पे अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो वो इलीगल नहीं है, ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है। वो ये कहते हैं कि उसका कोरोबोरेशन भी होना चाहिए। खैर, तो अगर वो कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन करने के बाद वो कन्फेशन के बेसिस के ऊपर उसका कन्विक्शन हो सकता है और तब फिर वो जो हमने 211 का जो प्रीवियस कन्विक्शन जो चार्ज लगाया तब उसके साथ उसको भी पढ़ा जाएगा जब उसको पनिशमेंट दिया जाता है और उस प्रीवियस कन्विक्शन के कारण उसको जो नए चार्ज के तहत जो दंड दिया जाता है वो एनहेंस दिया जाता है, यानी उससे बढ़ा के दिया जाता है, यानी जो सजा उसके लिए मुकर्रर है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा सजा उसको दी जाती है। सॉरी, कन्फेशन के बेसिस पे जब कोई कन्विक्शन होता है तो ऐसे अक्यूज्ड को अपील का राइट भी जो वो कर्टेल हो जाता है, उसको अपील का राइट नहीं दिया गया। केवल जो उसको जो पनिशमेंट दिया गया उसकी लीगलिटी और एक्सटेंट तक वो अपील की जा सकती है, मेरिट्स पे वो अपील नहीं कर सकता। तो इसलिए जब भी वो कन्फेशन करता है तो वो जो उसके प्रोसीजर है कि वो वॉलंटरीली दिया गया है, उसको वार्निंग दिया जाना और वो सब चीज़ें जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। कोर्ट जब वो उसको करता है तो उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करता है कि वो सब चीज़ें वहाँ हुई हैं कि नहीं हुई है। अगर वो कन्फेशन नहीं करता है, वो कहता है कि वो ट्रायल प्लीड करता है, यानी वो कहता है कि नहीं मैंने अपराध नहीं किया, मुझे ट्रायल चाहिए, तो फिर उस केस के अंदर जो है वो उसके लिए एक प्रोसिक्यूशन को एक डेट दी जाती है, एक डेट तय किया जाता है कि एक पर्टिकुलर डेट से आप अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें। तो वो फिर अपने एविडेंसेस को सम्मन वगैरह जो प्रोसिक्यूशन देता है और उस 232 के अंदर जो है वो उसका एविडेंस शुरू होता है। अब जैसे 232 में एविडेंस शुरू होता है तो मैंने मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट में बताया था कि उसका जो ऑर्डर क्या होता है, चीफ, ट्रोस,
कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे, क्या है वो मैंने बता दिया। वो सारे एविडेंसेस उसमें वहाँ चलते हैं। अब 220 में जब प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद में प्रोसिक्यूशन की लाइबिलिटी थी कि वो अपने जो भी चार्जेस है उनको बियॉन्ड डाउट जो है वो प्रूव करे। अब अगर वो बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करता है तो यहाँ पे अक्यूज का एक्विटल हो जाएगा। देखिए, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और वारंट ट्रायल बाय सेशन जज में दो बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पे अक्यूज का एक्विटल के दो अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो यहाँ पे होती है, एक जब फाइनल जजमेंट होता है, अगर यहाँ पे अगर वो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित कर दिया तो डिफेंस में अपीयर होगा और उसके बाद में वहाँ फाइनल जजमेंट में वो एक्विट हो सकता है। या अगर या तो यहाँ एक्विट हो सकता है और यहाँ एक्विट नहीं हो सकता तो आगे भी, तो दो जगह चांसेस होते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल में ये 232 वाला जो है ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद में जो है वो एक्विटल का जजमेंट पारित नहीं किया जा सकता। फिर वो डिफेंस अपना एविडेंस देगा, उसके बाद में फिर जजमेंट में ही वो डिसाइड होता है कि कन्विक्ट होता है या एक्विटल होता है। तो ये एक बहुत मोटा इसमें डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद में जैसे ही वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में जो है वो 314 के जो है सीआरपीसी के तहत वो ओरल आर्गूमेंट सबमिट करता है। और चाहे तो कोई अपना मीमो जो है वो मतलब जो है ओरल आर्गूमेंट्स में देने का मतलब शुरू से जैसे उसने स्टार्ट की थी ना अब तक वो जो भी है वो एक पिक्चर कोर्ट के समक्ष पेश करता है वर्बली, और वो जो चीज़ें वर्बली कहता है उसको एक रिटर्न फॉर्म में एक कंपाइलेशन में कोर्ट को दे सकता है और कोर्ट उसके बेसिस पे अपना जजमेंट उसमें लिखा सकता है एक्विटल का। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ उसको सुनने के बाद में अक्यूज को यहाँ पे 313 में फिर कोर्ट सुनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे शेयर वर्ड यूज किया हुआ है कि पहले तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे सुनता है और उससे कोई वार्निंग दिए हुए क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रोसिक्यूशन ने उसके अगेंस्ट में एविडेंस आ गया, उसने अपना बियॉन्ड डाउट प्रूव कर दिया, तो उससे पूछा जाएगा 313 के अंदर, और ये मैंडेटरी है, उससे पूछा ही जाएगा। उसके जो भी जवाब होंगे वो उनके जवाबों को उन पर लिखा जाएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर। जब अक्यूज जब गिल्टी प्लीड करता है या कन्फेस करता है तो उस मामले में कोर्ट को बहुत विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर उसके बाद में अब वो एविडेंस देने के लिए 233 के अंदर डिफेंस को जो है वो परमिट किया जाएगा। डिफेंस एविडेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन है 315। डिफेंस एविडेंस में अक्यूज हिमसेल्फ इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, वो स्वयं जो है वो आके अपने पक्ष में जो है वो गवाही दे सकता है। लेकिन वो अगर एज ए विटनेस अपीयर होना चाहता है तो 315 के तहत पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा कोर्ट में। कोर्ट उस एप्लीकेशन पे उसको परमिशन देगा तभी वो अपीयर हो सकता है। अदरवाइज अगर वो एप्लीकेशन नहीं लगाता है तो वो एज ए विटनेस अपीयर नहीं हो सकता है। उसको प्रोटेक्शन दिया गया क्योंकि प्रिंसिपल है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो वो ये जो प्रिंसिपल है वो उसको थ्रू आउट जो ट्रायल जो है वो प्रोटेक्शन देता है जब तक कि वो प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं कर देता। तो 315 में जब उसको परमिशन मिलती है डिफेंस के लिए तब वो अपीयर होता है, और जब 315 में अपीयर होता है अब वो ऑन ऑथ जो है वो स्टेटमेंट देता है। 313 में ऑन ऑथ नहीं देता वो स्टेटमेंट, उससे जो भी सवाल जवाब दिए जाते हैं वो प्लेनली उसका देता है, वो रिकॉर्ड भी किए जाते हैं, लिखे भी जाते हैं, लेकिन वो ऑथ पे नहीं होते तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती उस पर। लेकिन उससे जो भी कंक्लूजन है वो तो फिर भी ड्रॉप किए जा सकते हैं 315 के लिए। अब ये चूंकि वो कॉम्पिटेंट हो गया है एप्लीकेशन देने के बाद में, तो अब वो जो भी एविडेंस देगा तो उससे पहले उसको ऑथ दिलाई जाएगी, ऑथ के ऊपर वो सारे स्टेटमेंट उसमें देगा। लेकिन अगर अक्यूज जो है वो डिफेंस में अपीयर नहीं होता है तो वहां पे भी उसको एक प्रोटेक्शन दिया गया है। प्रोटेक्शन ये दिया गया है कि उसके खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया जाएगा, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की जाएगी, कोई उसका वो नहीं है। हाँ, उससे अजम्पशंस जरूर निकाले जा सकते हैं उसमें, वो उसके बेसिस हो सकते हैं इसमें। दूसरी बात है कि जो भी एविडेंसेस जो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, विटनेसेस जो भी रिकॉर्ड अपनी टेस्टिमनी देते हैं, ये सब अक्यूज के प्रेजेंस में लिए जाएंगे, उसके प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब उसमें बात ये भी आती है कि अगर कोई ऐसा विक्टिम है जो रेप विक्टिम है या कोई माइनर चाइल्ड है जो रेप विक्टिम है, ये वो, तो कोर्ट का ये काम है कि वो ये प्रोटेक्ट करे कि उनका कन्फ्रंटेशन नहीं हो, उनका कोई आपस में एनकाउंटर नहीं हो। तो उसके लिए वो चाहे तो उसको शीशे की दीवार के पीछे या कोई कर्टेन्स लगा के उनका एक डिवीजन करेगा कि वो एक दूसरे के उसमें नहीं आए, यानी वो विटनेस जो बिना डरे या बिना नर्वस हुए या बिना पैनिक हुए वो अपना एविडेंस दे सके। और दूसरा जो अक्यूज का जो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो भी राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी प्रोटेक्ट हो जाए। तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक बैलेंस उसके द्वारा किया जाता है इसके अंदर। और इस तरह से दोनों पर्पज हो जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन के जब वो एविडेंस आ जाते हैं तो कोई प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस जो आए हैं तो वो बिना डर के आए हैं, उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं हो, तो ये भी बैलेंस करना कोर्ट का काम है यहाँ पे इसमें, कि वो विटनेसेस भी आ जाएं और उनको कोई बिना डर झिझक के वो अपना एविडेंस यहाँ पेश कर सके।
राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी प्रोटेक्ट हो जाए। तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक बैलेंस उसके द्वारा किया जाता है इसके अंदर। तो डिफेंस अब अपने एविडेंसेस दे सकता है। अब डिफेंस में यहाँ पे ऐसे कोई विटनेसेस जिनको पहले एग्जामिन किया जा सकता है, री एग्जामिन 311 की एप्लीकेशन लगा के किसी व्यक्ति को दोबारा बुलाना हो बुला सकता है, कोई अपना विटनेस हो बुला सकता है, कोई सरप्राइज विटनेस हो तो भी बुला सकता है। यानी जहाँ पहले पार्टनर कोर्ट ने नहीं बुलाया हो और उसने अपनी लिस्ट में भी नहीं दे रखा हो, लेकिन बाद में कोई ऐसा एविडेंस या विटनेस आ गया है जिसको जो बहुत रेलेवेंट है, तो कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। कोर्ट को लगता है कि हाँ ये उचित है, इसको किया जाना चाहिए, तो कोर्ट उसमें परमिट भी कर सकता है। दूसरा को ये उसके अंदर ये भी हो सकता है कि कोर्ट के सामने जैसे ही वो एविडेंसेस की लिस्ट देता है जिसको बुलाता है, कोर्ट को लगता है कि ये फ्री वेले से वैक्सीन जैसे टाइम पास कर रहा है और इसकी कोई रेलेवेंस है, तो उसकी एप्लीकेशन को और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो जैसे वो अक्यूज के जो डिफेंस के एविडेंस इस तरह से जब कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में 235 के अंदर वापस से उसमें वो एक फाइनल आर्गूमेंट चलते हैं। तो प्रोसिक्यूशन जैसे डिफेंस का कंप्लीट होता है, प्रोसिक्यूशन अपने केस को सबमिट करता है यहाँ पे, और फिर उसने जो भी केस बताया बनाया उसका जवाब फिर अक्यूज देता है। और अक्यूज जब अपने जवाब में कोई लीगल पॉइंट रेज करता है, जैसे अब सपोज फॉर एग्जांपल कि उसने कोई कन्फेशन कर लिया, तो कन्फेशन वॉलंटरीली था कि नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशियल था, पुलिस कस्टडी में दिया गया था, बायस था, कोई प्रेशर था, कोई टेम्पोरल नेचर का या कोई प्रेशर था या कोई लालच दिया गया था, वो सब डिसाइड करता है। तो फिर प्रोसिक्यूशन उसका जवाब देता है, और वो सब जवाब देने के बाद में कोर्ट जो है वो जो एज ए सिटिंग एम्पायर होता है, वो उनको सुनने और समझने देखने के बाद अपने उस पर उस सारे केस को इवेलुएट करता है, और इवेलुएट करने के बाद में अपना जजमेंट पारित करता है। अब अगर वो उसमें अंदर कन्विक्ट करता है, तो वो 211 वाला वो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज भी उसके अंदर अब उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा कि हाँ भैया आप उसको क्या कहते हैं। अगर वो डिनाई भी करता है, तो वो प्रीवियस कन्विक्शन का हम कोई एविडेंस जो भी है, वो चाहे प्रीवियस कन्विक्शन का जजमेंट हो या जहाँ जेल से उसने वो सजा काटी उसकी वारंट हो, वो सर्टिफिकेट हो, तो उसके बेसिस पे हम उसको वो देते हैं, तो वो उसके लिए भी वो एनहेंस पनिशमेंट के लिए लायबल होता है। लेकिन अगर वो उसको पनिश नहीं करता है, पनिश करने से पहले, लेकिन उसमें सिचुएशन अगर उसका अगर प्रीवियस कन्विक्शन कोई और नहीं हो, तो कोर्ट उसको उस पर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर भी सुनेगा। पहले क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर सुना जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो राइट है उसका, उस पर उसको सुनेगा। तो पहले जजमेंट देगा, उसमें ये बता देगा कि उसका कन्विक्शन हुआ है, कन्विक्शन के बाद ही सुनेगा पनिशमेंट कितना देना है। तो पनिशमेंट देना भी एक आर्ट है, उसको इवेलुएट किया जाता है। तो उसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है। प्रोसिक्यूशन तो ये कहते हैं कि उसको मैक्सिमम सजा दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए उसकी रीजनिंग देता है। डिफेंस जो है वो ये कहता है कि उसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बताता है कि उसको इसलिए कम से कम सजा दी जानी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो एज भी हो सकता है, उसका एंटीसीडेंट्स हो सकता है, उसकी फैमिली स्टेटस हो सकता है, उसका सोशल स्टेटस हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको कितना पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए अगर उसका प्रोबेशन एक्ट के वो प्रोविजंस लागू होते हैं, तो उसको उस प्रोबेशन एक्ट का लाभ भी दे सकता है। यानी अगर कोई बॉन्ड भराना हो, बॉन्ड भरा सकता है, या उसको एक वार्निंग देके भी छोड़ सकता है। ये जो भी जिस तरह के प्रोविजन है, जब हम प्रोबेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त हम उसमें डिटेल में जाएंगे। तो उसके बाद में जब उसको ये सजा मिल जाती है, अगर उसमें डेथ पेनल्टी दी गई है, तो डेथ पेनल्टी जो है वो हमेशा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी। ये ऐसा मैटर हो जिसमें लगता है कि इसने बहुत ही नर्सस तरीके से, ब्रूटल तरीके से जो है वो ये अपराध किया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, इसके ये उसको कोई जो है इस पर कोई दया रियायत नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जो होते हैं उन्हें, वो उस मैटर्स के अंदर वो उसको उन सबको इवेलुएट करने के बाद जज उसको वो डिसीजन देता है इसको। अब इसी में हम देखेंगे कि आगे जब ये देखें कि सेशन कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट जब कमिट करता है तब वो कॉग्निजेंस लेता है, उसके बाद में ट्रायल शुरू होती है। लेकिन 237 के अंदर ये बताया गया कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कंप्लेंट केसेस है, वहाँ पे सेशन कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस कोर्ट भी होता है। जैसे डेफेमेशन के केसेस हैं, अगर कोई डिग्नेटरीज हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, इनके खिलाफ अगर कोई डेफेमेशन का केस होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को भी लीड करता है। उस केस में वो डायरेक्ट कंप्लेंट सेशन कोर्ट में फाइल होती है, सेशन कोर्ट उसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल चीज़ है। और या अगर वो स्पेशल कोर्ट है तो वहाँ पे भी वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है। अदरवाइज सेशन कोर्ट इज नॉट ए डायरेक्ट कॉग्निजेंस कोर्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये इसमें आपको ये सेशन ट्रायल का जो मैंने कंसेप्ट बताया, जो प्रोसीजर बताया, वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। और इस बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और टिल देन, keep loving, keep sharing my video, and also do not forget to subscribe my channel. And see you soon in the next video. Till then, take very good care of yourselves. Thank you very much.